अस्सलाम वालेकुम। आए मायोसिस को थोड़ा और गहराई में आज समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं जर्म सेल से। और जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, एक जर्म सेल वो सेल है जो या तो माइटोसिस से गुजरकर बना सकता है दूसरे जर्म सेल्स, या फिर ये मियोसिस से गुजर सकता है ताकि बना सके गैमीट्स। तो ये है एक जर्म सेल, ये यहाँ पर। मैं इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बना देती हूँ। एक मैं सेंट्रोसोम भी बना लेती हूँ, जो बाद में जाकर एक बहुत अहम किरदार निभाएगा इसमें। इसको मैं नीले रंग से दिखाती हूँ। हर सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं इसके अंदर। मैं सिर्फ कुछ टर्म्स बताना चाह रही थी यहाँ। और माइटोसिस की वीडियो में मैंने बात की थी कि ऑर्गेनिज्म के सेल्स में 2 क्रोमोसोम्स थे। इनका डिप्लॉयड नंबर था या अदद था 2, यानी 2। इनका एक होमोलोगस पेयर था और दोनों पेरेंट्स से एक एक क्रोमोसोम था। अब इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी एक स्पीशीज़ की। हम इंसान हैं क्योंकि हमारे होंगे 23 पेयर्स या 23 जोड़ियाँ या 46 या 46 क्रोमोसोम्स। मैं एक ऐसी स्पीशीज़ पे गौर करूँगी जिसका डिप्लॉयड नंबर होगा 4। तो कह लें कि इसके हैं 2 क्रोमोसोम्स वालिद से। ये मैं ऑरेंज रंग में दिखाती हूँ। ये लंबा वाला वालिद से मिला है और एक छोटा वाला भी। और फिर इसके पास हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो मिले हैं वालिदा से, एक लंबा वालिदा से और एक छोटा। और जाहिर सी बात है, ये मैं बहुत आसान करके दिखा रही हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये है इसका डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम्स का। ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। इसका डिप्लॉयड नंबर है 4। हमारे पास हैं 4 क्रोमोसोम्स और फिर ये चीज़, ये जर्म सेल, ये मैं लिख भी लेती हूँ। ये है जर्म सेल। ये जाएगा इंटरफेस के मरहले में या उसके प्रोसेस में। ये भी मैं यहाँ बना लेती हूँ। तो ये जाएगा इंटरफेस से, जिसमें ये बढ़ता है और अपने डीएनए और सेंट्रोसोम को रेप्लिकेट कर सकता है, यानी नकल बना सकता है। ये बना कर दिखाती हूँ। तो जब ये इंटरफेस से गुजरता है, यहाँ मेरे पास न्यूक्लियस में होगा डीएनए जो अपनी कॉपीज बना चुका है। तो ये जो लंबा क्रोमोसोम जो वालिद से मिला था, अब चूंकि सारा डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होगा तो ये शायद कुछ ऐसा दिखे। और ये जुड़ा हुआ है सेंट्रोमेर से। ये यहाँ पर मैं इसको अभी भी क्रोमैटिन स्टेट में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब असल में फैला हुआ होता है। तो ये हो चुका है रेप्लिकेट, और रेप्लिकेटिंग के बाद ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम है। जेनेटिक मवाद की तादाद दुगनी हो गई है, लेकिन अभी भी ये एक ही क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम अब बना हुआ है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स से। हमने इसके बारे में बात की थी माइटोसिस वाली वीडियो में। और फिर आपके पास है वो छोटा क्रोमोसोम वालिद से, और फिर वो भी रेप्लिकेट कर जाता है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में जो कि जुड़े हुए हैं सेंट्रोमेर से। तो ये अभी भी 2 क्रोमोसोम्स हैं जो वालिद से मिले हैं। इसके पास अब दुगनी तादाद है डीएनए की, लेकिन इसमें जो मालूमात है वो वही है। सिर्फ कॉपीज बन गई हैं इस मालूमात की। और वालिदा के साथ भी यही चीज़ होगी। आपके पास था लंबा वाला क्रोमोसोम वालिदा की तरफ से, ये भी करेगा रेप्लिकेट और फिर ये भी बन जाएगा 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। और फिर वो छोटा स्ट्रैंड भी था वालिदा से और ये भी करेगा रेप्लिकेट। तो ये ऐसे होगा। और इंटरफेस के इख्तिताम पर ये सब असल में पूरा फैला हुआ होगा। ये इस तरह से एक्स नहीं बना हुआ होगा, सिर्फ मैंने ऐसे बनाकर आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। वरना आप लोग शायद सोचते रहते कि ये रेप्लिकेट कैसे हुआ। खैर, इसके साथ साथ हम अपने सेंट्रोसोम की भी रेप्लिकेशन बना बैठे हैं। जैसे जैसे हम इंटरफेस से गुजरे, अब हम तैयार हैं या तो माइटोसिस के लिए या फिर मायोसिस, मियोसिस भी कहते हैं इसको, मियोसिस के लिए। दोनों में से कोई भी एक। लेकिन जैसा मैंने कहा था, इस वीडियो में हम गौर करेंगे मियोसिस पे। तो आए करते हैं मियोसिस। तो शुरू के जो कुछ फेजेस होते हैं इनको हम कहते हैं मियोसिस 1, और मियोसिस 1 के शुरू में होता है प्रोफेज 1। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रोफेज 1 में। मैं सेल को यहाँ फिर से बना लेती हूँ। तो प्रोफेज 1 में 2 चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, यानी एक तरह से कह लें कि घुलना शुरू हो जाता है। ये माइटोसिस के प्रोफेज से बहुत मिलता जुलता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें थोड़ा माइग्रेट करना शुरू हो जाती हैं, या यहाँ से कह लें कि जाना शुरू हो जाती हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पर चले जाते हैं और डीएनए जो है वो एक गुच्छा बनाना शुरू कर देता है एक कंडेंस्ड शक्ल में।
कंडेंस्ड को आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक गाढ़ी सी गुच्छे नुमा शक्ल में। तो अब मैं इसको यहाँ बना सकती हूँ। तो ये वो है जो वालिद से मिला था, ये यहाँ पर, और ये है वो वाला जो वालिदा से मिला था, और इनको मैं एक दूसरे के ऊपर जानबूझकर बना रही हूँ क्योंकि बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है इसके बाद, ख़ास तौर पर मियोसिस में। तो ये हो गया वालिदा से, ठीक है। सेंट्रोमेयर को मैं अब नीले रंग से दिखाती हूँ। ये हो गया सेंट्रोमेयर, ठीक है। अब ये आ गए छोटे वाले वालिद से और ये आगे छोटे वाले वालिदा से। मैं काम करती हूँ, मैं इनको उलट करके बनाती हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वालिद के हमेशा बाएं जानिब हो। तो ये आ गया छोटा वाला वालिद से और ये आ गया छोटा वाला वालिदा से, और इनको मैं एक दूसरे के ऊपर नहीं बना रही, जबकि ये भी इस तरह हो सकते थे। और एक बार फिर इनमें से हर एक, ये है होमोलोगस पेयर और ये भी है होमोलोगस पेयर। अब डीएनए तो हो चुका है रेप्लिकेट, तो हर क्रोमोसोम में जो है होमोलोगस पेयर में आपके पास है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इस पूरे होमोलोगस पेयर में आपके पास हैं 4 क्रोमैटिड्स और इस वजह से इसको कभी कभी कहते हैं टेट्रैड। ये इसको कहते हैं टेट्रैड। अब जिस वजह से मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर बनाया था वो ये कि जब हम मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में होते हैं, ये यहाँ पर है प्रोफेज 1, आपको मिल सकती है कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कुछ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। एक बार फिर ये है एक होमोलोगस पेयर, एक क्रोमोसोम वालिद से, इस स्पीशीज को जो अपने वालिद से मिला, और एक वालिदा से, और ये हैं होमोलोगस। इनके शायद हो मुख्तलिफ बेस पेयर्स, मुख्तलिफ डीएनए, लेकिन ये कोड करते हैं इसी जीन के लिए। बहुत आसान करके बता रही हूँ, लेकिन इस जगह पर इन दोनों में ये शायद आंखों के रंग के लिए कोड करे, या शायद शख्सियत के लिए, या शायद आप कितने लंबे हों। ये डीएनए में इतना आसान नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक ख्याल पेश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके बाआसानी। और जिस वजह से मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर बनाया है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि रिकॉम्बिनेशन कैसे हो सकती है। तो इसमें ज़रा सा मैं करीब से देखने की कोशिश करूँगी या थोड़ा सा जूम इन करती हूँ। तो ये वाला आया है वालिद से, ये है कंडेंस्ड शक्ल में, ये है एक क्रोमोसोम जो बना हुआ है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स से, ये यहाँ पर, और ये मैं बना लेती हूँ सेंट्रोमेयर। ये वो जगह है जहाँ से ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ी हुई होती हैं। और इसके बाद मैं बनाऊंगी होमोलोगस क्रोमोसोम जो वालिदा से मिला है। तो ये हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम वालिदा की तरफ से, और ये इसका सेंट्रोमेयर। और जो रिकॉम्बिनेशन है वो हो सकती है इस पॉइंट पर, यहाँ, और जब एक बार हो जाती है रिकॉम्बिनेशन, ये वाली जगह शायद अब कुछ इस तरह की दिखे। ये बना कर दिखाती हूँ। ये बुनियादी तौर पर टूट जाते हैं और तबादला कर लेते हैं इन छोटे सेक्शंस का। ये एक तरीका है इसके बारे में सोचने का। तो इस वाले के पास अब एक छोटा सा टुकड़ा होगा वालिदा का यहाँ पर, ये शायद मिलते जुलते जीन्स के लिए कोड करे, लेकिन अब इसमें आ गई है वालिदा की जेनेटिक मालूमात। और फिर अब इस वाले में यहाँ इसमें अब होगा टुकड़ा, एक होमोलोगस टुकड़ा वालिद का। मैं इन दोनों के सेंट्रोमेयर्स भी बना लेती हूँ। और ये बहुत दिलचस्प है, हर वक्त रिकॉम्बिनेशन हो सकती है और अमूमन ये आपको ले चलता है नॉन ऑप्टिमल चीज़ों की तरफ, यानी जो ज़्यादा मायने नहीं रखती, बेकार कोड और डीएनए की तरफ भी। ये शायद आपको ले चले एक नॉन फंक्शनल ऑर्गेनिज्म की तरफ, यानी एक गैर फाल ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये काफ़ी आम है मियोसिस में, और ये एक तरीका है ज़्यादा वेरिएशन हासिल करने का। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत पहले बात कर चुके हैं और बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुतारिफ कराता है वेरिएशन से एक किसी आबादी में। और ये जाहिर है जब मुख्तलिफ स्पर्म्स को मिलते हैं मुख्तलिफ एग्स तो वेरिएशन पैदा होती है, लेकिन यहाँ तक कि होमोलोगस पेयर्स में भी आपके पास तबादला हो सकता है इन क्रोमोसोम्स में। और दिलचस्प है ये क्योंकि हमने जिक्र किया था इनमें से हर एक क्रोमोसोम में इनमें कोड होते हैं मुख्तलिफ जीन्स के, और जीन एक तरह से कोड है किसी मखसूस प्रोटीन का या प्रोटीन्स के गुच्छे का। तो ये यहाँ शायद कोड था आंखों के रंग का, और ये मिला था आपके वालिद से, और यहाँ ये भी कोड था आंखों के रंग का, और ये मिला था वालिदा से। आपकी वालिदा का शायद नीला रंग था आंखों का और वो ले गई इस तरफ, और वालिद शायद ले गए काली आंखों की तरफ। लेकिन अब जो वालिदा से मिला था वो है इस क्रोमोसोम पर, इस जीन पर।
ये दोनों हैं एक ही जीन, लेकिन मुख्तलिफ एलील हैं। ये कोड कर रहे हैं इस जीन के मुख्तलिफ वेरिएंट्स के लिए। और फिर जो एलील वालिद से मिला था वो यहाँ पर है। अब कुछ लोग उलझ जाते हैं जीन्स को लेकर, क्रोमोसोम्स को लेकर। इनमें से हर एक क्रोमोसोम में है बहुत सारी जीन्स। ये बहुत लंबे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। ये कोड करते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ जीन्स के लिए। तो जीन यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन होगा जो कोड कर सकता है किसी मखसूस प्रोटीन के लिए। तो ये होता है प्रोफेज 1 में। इसमें होती है आपके पास कंडेंसेशन इन क्रोमोसोम्स की, इन होमोलोगस पेयर्स की। आपके पास हो सकती है ये रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन से मुराद है कि जो ये कोडिंग में जोड़ियां बनती हैं, ये दोबारा से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जोड़ बना सकते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है। ये रिकॉम्बिनेशन ऐसे ही किसी भी रैंडम जगह पर नहीं होती, किसी भी म्यूटेशन की तरह। जिस तरह एक रैंडम म्यूटेशन होती है, रिकॉम्बिनेशन इस तरह नहीं होती। अगर ऐसा होता तो जो जेनेटिक मालूमात या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इसको तोड़ देता, यानी जेनेटिक मालूमात को तोड़ देता। ये होती है खासी साफ जगहों पर, और ये जगह जहाँ से ये अलहदा हो रहे हैं इनको कहते हैं कियाज़मा। अगर आप सिर्फ एक पॉइंट की बात करें तो ये होगा कियाज़मा, और अगर इसकी जमा की बात करें तो ये होगा कियाज़मेटा। काफ़ी दिलचस्प सा नाम है ये भी। तो ये हुआ कियाज़मा, और चूंकि ये काफ़ी साफ तरीके से होते हैं, ये एक बार फिर खूबसूरती है पूरी कायनात की, या कह लें कि सिर्फ बायोलॉजी की। और वो इसलिए क्योंकि इतने हज़ारों लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद भी ये चीज़ें अपने आप को और बेहतर बनाती गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन के लिए। और ये होती है काफ़ी साफ तरीक़ों से और काफ़ी आसानी से समझ में आने वाले तरीक़ों से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक दूंगी। मैं जानती हूँ अभी तो मैं सिर्फ प्रोफेज 1 तक ही आई हूँ, लेकिन ये एक बहुत अहम ख्याल था इस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बारे में, या फिर इस क्रोमोसोमल क्रॉसओवर के बारे में जो हम यहाँ देख रहे हैं। और फिर यहाँ से हम जाएंगे बाकी के मियोसिस 1 में, और इसके बाद मियोसिस 2 भी। तो आज के लिए इतना ही।